So normally in case of DC sources, we saw that in order to add currents or voltages, so what you do is you, for example, if suppose that we are given let's say parallel combination of two resistors R1 and R2, and let's say the current that flows through the branch of R1 is 1 ampere, and that through R2 is, let's say it's 3 ampere. So if I1 is 1 ampere and I2 is 3 ampere, and we say that the supply to this parallel combination is DC, so what do you conclude about the current I कितना होगा? ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर और 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो हाँ जी, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व, या मान लीजिए आपके पास में दो बैटरीज हैं, जैसे आप नॉर्मली घर पे देखते हैं कि आपके अप्लाइंसेस में कहीं कहीं पे दो बैटरीज या चार बैटरीज पड़ती हैं। तो 1.5 वोल्ट की ये बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की है, आपने इसको सीरीज़ में कॉम्बाइन कर दिया, तो इसका नेट आउटपुट कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस बैटरी को एक बैटरी को आपने रिवर्सली कनेक्ट कर दिया तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझ रखी हैं और आप लोगों को पता भी हैं। तो ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं डीसी के केस में। तो जब कभी भी आप डीसी सोर्सेज डील करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या वोल्टेजेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप एसी की बात करेंगे, अब मान लीजिए, मैं ये तो डीसी के केस था, अब एसी के केस में मान लीजिए आपके पास में दो वेव फॉर्म है, लेट्स से V1 दी हुई है, इस तरीके से मैं फिगर बना लेता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन लिखेंगे तो, और V1 फंक्शन ऑफ टाइम फ़िलहाल मान लेते हैं, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो और ये पीक मान लीजिए है 10 वोल्ट्स। इसी तरीके से फिर आपके पास में एक वेव फॉर्म दी हुई है साइन वेव V2, ये तो V1 है, साइन वेव, सब साइन वेव है, ये वेव फॉर्म है V2 और इसकी 5 वोल्ट से पीक। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि इन दोनों वोल्टेजेस को, यानी आपने क्या करा, आपके पास दो एसी एसी सोर्सेस थे V1 V2, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसका नेट आउटपुट क्या होगा? हाँ, मतलब ये मान लीजिए, देखिए, ये इस वेव फॉर्म से ये पता चल रहा है कि जिस मोमेंट में, जिस इंस्टेंट में ये प्लस है ये माइनस है, उसी इंस्टेंट में ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये रिवर्स हो जाएंगे दोनों साथ में। इस वेव फॉर्म से ये पता चल रहा है हमें, सेम फेज़ है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, अभी इस केस में आप ये कह सकते हैं कि आउटपुट जो है, ये इसका पीक जो है इस आउटपुट का, लेट्स से दिस इज़ V, तो V को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड V1 प्लस V2, ये यानी जिस तरीके से आपने यहाँ पे ऐड किया उस तरीके से ऐड नहीं करते एसी के केस में। रैदर वी से दैट वी ऐड देम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, फेजर्स का कॉन्सेप्ट आता है, और इसको आप जब ऐड करेंगे तो फेज़र से ऐड करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने बहुत आसान ले ली क्योंकि इसमें जब V1 का पीक आ रहा है उसी वक्त V2 का भी पीक आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि V जो है रिजल्टेंट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 पीक होगी साइन ओमेगा टी, इसकी पीक 15 होगी। ये बात समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि दोनों की पीक एक साथ अपीयर हो रही हैं, ये साइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। हाँ, पीरियड भी सेम है, यानी जिस वक्त इसकी पीक आ रही है उसी वक्त इसकी भी पीक आ रही है, जिस वक्त ये ज़ीरो है उसी मोमेंट में दूसरा भी ज़ीरो है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है वो 15 होगी और साइन वेव होगी। लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स, इस तरह की प्रॉब्लम को तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन जब मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं, लेट्स से V1 तो ये दिया हुआ है और V2 आपके पास में शिफ्टेड है, तो अब यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों के पीक्स को ऐड नहीं कर सकते,
ऐड कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है बाई सर्टेन फेज, लेट से फाई। तो इसीलिए हम फेज़र यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र है उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि V द नेट रिजल्टेंट इज़ द फेज़र सम ऑफ वोल्टेजेस V1 एंड V2। अब ये फेज़र्स हम कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी इसके, यानी अब आने वाले इसमें अपकमिंग स्लाइड्स में। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। So a phasor is a quantity that produces the sinusoid as a function of time when rotated anti-clockwise at proper angular frequency ओमेगा एंड प्रोजेक्टेड ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। तो इस चीज़ को आप समझने के लिए अब एक मैं थोड़ा सा लेमैन एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक लाइट सोर्स है या टॉर्च है, और ये आपने एक जो है बार है जिसको हिंज कर दिया है अबाउट दिस पॉइंट। तो इस बार को आपने हिंज कर दिया इस पॉइंट के, यानी लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, और बार लेंथ है ओ ए। अब मैं ये कहता हूँ कि आपने इस साइड से टॉर्च है आपके पास में, या कोई लाइट सोर्स है जिससे आपने लाइट थ्रो करी। सो यू आर पुटिंग द लाइट ऑन दिस बार विच इज़ हिंज्ड अबाउट द पॉइंट ओ एंड इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ओ। तो अगर आप इसको मूव करेंगे बार को, सो इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट द पॉइंट ओ। अब मान लीजिए इस बार को, अब ये आपके पास में एक वॉल है, ठीक है, एक बैकग्राउंड है, और आपने यहाँ से जैसे ही लाइट सोर्स डाली और इसको आप रोटेट कराना शुरू करेंगे लेट्स से बाय ए एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। ठीक है, जब आप इसको जब ये इस पर्टिकुलर, इसको हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं, और ऑन जब दिस बार इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी कॉल दिस एक्सिस एज रेफरेंस एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो आपको शेडो नज़र आएगी ऑन द वॉल विल बी सिंपली एक पॉइंट नज़र आएगा जी। हाँ वो ठीक है, वो ये अभी फ़िलहाल आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है जब ये अपने रेफरेंस एक्सिस पे है, यानी रोटेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इसको फर्दर मूव करेंगे, तो मान लीजिए आप एक एंगल थीटा पे ले आए, तो उस केस में आपको यहाँ प्रोजेक्शन या शेडो जो मिलेगी वो सर्टेन साइज़ की दिखने लगेगी। ठीक है, साइज़ क्या है वो आप समझ सकते हैं, ओ ए साइन थीटा से आप उसको देंगे। फिर इसी तरीके से आप और आगे इसको ले आए 90 डिग्री पे लाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन जो नज़र आएगा वो मैक्सिमम लेंथ का नज़र आएगा, जिसकी लेंथ होगी ओ ए। फिर इसी तरीके से फर्दर जब आप रोटेट करेंगे तो प्रोजेक्शन फिर शॉर्ट होने लगेगी, साइज़ का शॉर्ट होने, शेडो शॉर्ट होने लगेगी। और फिर जब इस साइड में यानी नेगेटिव रेफरेंस एक्सिस की बात करेंगे तो उस केस में आगे फिर से आपको एक पॉइंट नज़र आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? तो इसी तरीके से जब आप इसको रोटेट करेंगे लेट्स से विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, तो उस केस में आपको ये शेडो जो है यानी इस तरह से नज़र आएगी, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो शेडोज़ नज़र आएंगी। ठीक है, यानी ऊपर 0 से 180 डिग्री के केस में शेडो इंक्रीज़ होगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, देन बैक टू 0 आएगी। और 180 से 360 के केस में 0 से माइनस मैक्सिमम की तरफ जाएगी, देन बैक टू 0। अब इसी चीज़ को, इसी मैग्नीट्यूड को या इस एम्पलीट्यूड को अगर आप टाइम के टर्म्स में प्लॉट करें तो आपको जो वेव फॉर्म मिलेगी दैट वेव फॉर्म इज़ अ साइनोसॉइडल वेव। यानी जो शेडो का एम्पलीट्यूड आप को मिल रहा था यहाँ पे, उस एम्पलीट्यूड को आप टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो आपको जो वेव फॉर्म मिलेगी दैट वुड बी ए साइन वेव। और इसी का एक एनिमेशन मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसको मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसमें डालना भूल गया मैं। ये तो ये फेज़र रिप्रेजेंटेशन है साइन वेव का। यानी कन्वर्सली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी साइन वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डायग्राम से, ओ ए से। तो इस ओ ए को हम कहते हैं फेज़र डायग्राम।
मेरा ख्याल है सबके समझ में आ गई बात। ठीक है, तो फेजर इज अ क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस द साइनसॉइडल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम when rotated anti-clockwise at proper angular frequency and projected on vertical axis. When the phasor OA is at an angle of omega t from the horizontal axis, the projection of OA on y-axis is, तो ये मैंने देखा कि जब आपके पास में ये रेफरेंस एक्सिस हो गई, ओ ए जब एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, जब आपने इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी ओमेगा, ठीक है, हाँ, ओमेगा से जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इसको रोटेट करा रहे हैं या एंगुलर स्पीड से आप रोटेट करा रहे हैं, तो आफ्टर द टाइम पीरियड लेट्स से टी, तो एट टाइम पीरियड टी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी। तो इसको हम कह रहे हैं, ये साइज़ है ओ बी, यानी इसको अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मोमेंट आपका आएगा ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी इज ओ ए साइन थीटा और ओ ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, यही चीज़ लिखी है नीचे। So when the phasor OA is at the angle omega t from the horizontal axis, the projection of OA on y axis is OB equal to OA sin omega t. A phasor represents only one position per cycle of the waveform and therefore it does not give a complete description of a sinusoidal quantity. So किसी भी मोमेंट में आप जैसे मान लीजिए आपने फेज़र इस एंगल पे दिखा रहे हैं OA, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ आपको उस टाइम मोमेंट या टाइम इंस्टेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किसी दूसरे टाइम की अगर बात करें तो सिर्फ उसी टाइम मोमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको देगा फेज़र, बट इट वॉन्ट बी गिविंग यू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी साइन वेव। यानी एक मोमेंट में फेज़र डायग्राम आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट फेजर्स एट वन फ्रीक्वेंसी ओनली। अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जब आप कभी भी फेज़र डायग्राम यूज़ कर रहे होंगे, फेज़र्स की बात करेंगे जब कभी भी, यानी मान लीजिए, यानी फेज़र प्लेन, अगर मैं इसको फेज़र प्लेन का नाम दूं जिसमें आप फेज़र डायग्राम बना रहे हैं, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये एक फेज़र है ओ ए, ठीक है, इसको नीचे बना लेते रुके, ये चलिए एक फेज़र मैंने शो किया लॉन्ग द रेफरेंस एक्सिस। इसी के साथ आप कोई दूसरा फेज़र शो कर रहे हैं ओ ए डैश, जैसे आप वोल्टेज और करंट को शो करते हैं, आप एक फेज़र प्लेन में वोल्टेज और करंट को शो कर सकते हैं, या दो वोल्टेजेस को शो कर सकते हैं, या मल्टीपल वोल्टेजेस मल्टीपल करंट्स को भी शो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप और द रिलेटिवनेस बिटवीन देम। तो मान लीजिए आपके पास में किसी फेज़र प्लेन में दो फेज़र्स हैं, वन इज़ ओ ए दी अदर इज़ ओ ए डैश। तो हम ये हमेशा तभी पॉसिबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये कंसिडर करें कि जिस एंगुलर स्पीड से ओ ए मूव कर रहा है उसी एंगुलर स्पीड से ओ ए डैश मूव करेगा, तभी आप दोनों फेज़र्स को एक फेज़र प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ऑल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फेज़र प्लेन शो करता है, यानी ऐसे प्लेन में जिसके एंगुलर स्पीड फिक्स्ड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो उस फेज़र प्लेन में सिर्फ उसी एंगुलर स्पीड के फेज़र्स को आप शो कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने कहा कि ओ ए की एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, ओ ए डैश की एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है, इन दोनों को आप एक प्लेन पे शो नहीं कर सकते। ये रूल है फेज़र का। नहीं समझ में आती तो कोई बात है, छोड़ दिए। फेज़र डायग्राम आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट फेज़र एट वन फ्रीक्वेंसी ओनली। नोट दैट फेज एंगल इज़ द एंगल दैट फेज़र मेक्स विद द रेफरेंस लाइन। तो जो थीटा एंगल मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो वो एंगल यहाँ पे फाई शो कर दिया है, लेकिन थीटा ले लीजिएगा इसको, ठीक है, ये थीटा है, कहीं कहीं फाई भी डिनोट करते होंगे
क्योंकि वो इसलिए फाई यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब आप साइन ओमेगा टी का टर्म लिखते हैं तो उसके साथ फाई लगाते हैं, इसलिए थीटा के बजाय आप फाई यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फेज़ एंगल, ये जो एंगल्स हैं फाई, तो पॉजिटिव मेजर किया जाता है अपवर्ड जिसको आप लीडिंग भी कहते हैं, और नेगेटिव मेजर किया जाता है डाउनवर्ड जिसको लैगिंग कहते हैं। तो इसको हम को रिलेट करेंगे साइन वेव से, यानी लैगिंग, लीडिंग और इन फेज साइन वेव, उनके फेजेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। So now suppose that you are given an example and you are required to draw the following voltages। तो ये वोल्टेज वैल्यूज़ दी हुई हैं, 4 वोल्टेज वैल्यूज़ हैं, तो इनका फेज़र डायग्राम हमको बनाना है। तो सबसे पहले मैं अब ये फेज़र डायग्राम के साथ मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि वेव फॉर्म भी बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेव फॉर्म। So draw the waveform and phasor diagram showing the following voltages। तो सबसे पहले वेवफॉर्म बना लेते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास में ये थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था, जब साइन ओमेगा टी के फॉर्म दी हुई है तो इसको आप रेफरेंस मान लेते हैं। साइन ओमेगा टी जो है ये रिप्रेजेंट करती है, यानी ये एक रेफरेंस वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आप वेवफॉर्म के टर्म्स में बात करें तो ये वेवफॉर्म स्टार्ट होगी ओमेगा टी 0 से, नहीं टी लिया देखिए, नहीं अच्छा सॉरी, ओमेगा बी है, ओमेगा टी V1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 100। ये बात समझ आ रही है सबके? इसको नीचे ड्रॉ कर लें। V1 मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100। अब V2 क्या है? 200 साइन 500t प्लस पाई बाई 3। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो एंगल प्लस एंगल है ये रिप्रेजेंट करता है लीडिंग वेव फॉर्म को। तो V2 जो है ये लीड कर रही है, V1 क्या हो गया? रेफरेंस। और V2 में आपके पास एक एंगल आ रहा है प्लस 5 से ये लीड करेगी V1 को। तो ये 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होता है। इसका मतलब ये होगा कि लीडिंग वेव फॉर्म को आप कैसे प्लॉट करते हैं? पीक से प्लॉट कर लीजिए। V1 का पीक अगर ये है, साइन वेव बहुत स्मूथ नहीं बनी, बहुत साफ़ नहीं बन रही, आप लोग इसको साइन वेव ही लीजिए। तो V1 का पीक अगर ये है तो इससे कितना 60 डिग्री पहले आप V2 का पीक बनाएंगे। तो मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ कहीं करस्पॉन्ड करता है और इसका एम्पलीट्यूड 200 है, यानी 2 टाइम्स है। तो 100 अगर ये लिया है तो 200 यहाँ कहीं पे आएगा, यानी V2 का पीक 60 डिग्री पहले बनेगा V1 से। यानी हर चीज़ 60 डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाएगी। इसको अगर आप t लेस देन 0 ट्रेस करेंगे तो ये डॉटेड लाइंस मिल जाएंगी। तो ये वोल्टेज वेवफॉर्म है V2 का पीक V1 के पीक से 60 डिग्री पहले अपीयर होगा, पाई बाई 3 डिग्रीज पहले। नहीं, पाई बाई 3 कितना होता है? तो 60 डिग्री लीड कर रहा है, 60 डिग्रीज लीड कर रहा है। देखिए ये जो पीक है और V1 का पीक कहाँ पे आ रहा है? पाई पे आ रहा है, ठीक है। V1 का पीक पाई पे आएगा और V2 का पीक जो आएगा, ये पाई है अगर, तो V2 का जो पीक आएगा ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 पे। ओ सॉरी, हाँ सॉरी पाई बाई 2, सॉरी, ठीक है हाँ। V1 का पाई बाई 2 पे आएगा पीक, तो और V2 का पीक आएगा पाई बाई 2 से 60 डिग्री बिफोर। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 करेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि V2 का ये वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 6।
पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, यानी V2 का ओरिजिनली 30 डिग्री पे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस 0 पॉइंट, लेकिन जो फेज लीड है वो 60 डिग्री का है V1 से। एंगल चलिए ये कंफ्यूजिंग होगा तो आप उसके डिग्रीज के टर्म्स में बात कर लीजिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्रीज, यानी ये पॉइंट 30 डिग्री है जिस पे V2 का पीक आ रहा है, लेकिन V1 से ये 60 डिग्री लीड कर रहा है। समझ में आया फ़र्क दोनों में? ठीक है, इसी तरीके से जी टाइम हो गया, लेकिन अब आप जो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, बाकी आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं। जी हाँ हाँ हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। डायरेक्ट फेज़र पे मैं स्विच कर जाऊँगा तो फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। अब अगर V3 की बात करें तो ये क्या है, -π/2, यानी 90 डिग्री लैग कर रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, लैगिंग। तो V1 से आप लैगिंग बनाएंगे V3 को बाई एंगल 90 डिग्री, यानी इसका पीक यहाँ कहीं पे आएगा और उसकी एम्पलीट्यूड कितना है, 50। ये V3 हो गया। ये एक मिनट जी, यहाँ से शुरू होगा ना। समझ में आ गई बात? अब V4 क्या है, ये भी लैगिंग है बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 का मतलब ये कि यहाँ से स्टार्ट होगा 45 से, और इसका पीक मिलेगा आपको 90 डिग्रीज़ के बाद में, यानी 135 पे। तो यहाँ पे पीक आएगा, इसकी एम्पलीट्यूड कितना है, 200, ये भी ऊपर तक जाएगा। V4 ग्राफ पेपर पे आप इसको साफ बना सकते हैं। खैर बहरहाल इसको समझाना मकसद था, समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है आप सबके। अब इसकी फेज़र डायग्राम की बात करें तो मैंने बताया कि आप रेफरेंस एक्सिस लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो V1 जो है, ये जो वैल्यू दी हुई साइन 100 साइन 500t, क्योंकि इसमें फाई 0 है, ये रेफरेंस के अलॉन्ग होगा। तो V1 को आप ड्रॉ कर लेंगे अलॉन्ग रेफरेंस एक्सिस। V अभी स्मॉल लेटर से शो कर देते हैं, नॉर्मली आप इसको RMS वैल्यू से शो करते हैं, कैपिटल V1। अच्छा ये याद रखिएगा, साइन ओमेगा टी के साथ में हमेशा RMS वैल्यूज़ होंगी। अभी इससे पहले जो मैंने एक एग्जांपल ली थी तो मैंने वहाँ पे पीक दिखा दिया था, और पीक के साथ जिसमें मैंने 5 और 10 को ऐड किया था, 5 और 10 15 हो जाता है, तो मैंने लिख दिया था 15 साइन ओमेगा टी। तो वो 15 क्या था, वो पीक वैल्यू थी। लेकिन जब आप साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं तो जो एसोसिएटेड टर्म है साइन ओमेगा टी के साथ में, वो जनरली RMS वैल्यू होती है अनलेस स्पेसिफाइड, तो हमेशा आप इसको RMS ही मानेंगे। तो ये V1 जो है इसकी वैल्यू है 100 ड्रॉन अलॉन्ग दी रेफरेंस एक्सिस, बिकॉज फाई इज़ 0 इन केस ऑफ V1। अब V2 के केस में क्या है, फाई इज़ लीडिंग बाई 60 डिग्रीज। तो आप लीडिंग का मतलब ये है कि आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लिए 60 डिग्रीज, थीटा इज और फाई इज 60 डिग्री, पाई के टर्म्स में लिखते हैं इसे, पाई बाई 3, और इसका मैग्नीट्यूड है 200 V2। बात समझ में आ गई? V3 क्या है, -π/2। -π/2 का मतलब ये है कि 90 डिग्री पे आप, और नेगेटिव एंगल है तो लैगिंग होगा। लैगिंग का मतलब ये है कि डाउनवर्ड, यानी क्लॉकवाइज आप बना लीजिए 90 डिग्री, और इसका एम्पलीट्यूड है 50। तो V3 आ गया 50। फिर V4 आपको दिया हुआ है V4 इज गिवन एज 200 साइन 500t -π/4। -π/4 लैगिंग एंगल है, यानी क्लॉकवाइज ड्रॉ होगा, और π/4 डिग्रीज पे, π/4 रेडियंस पे, नॉट डिग्रीज। और इसकी एम्पलीट्यूड है 2, इसका भी 200 है, V4 भी 200 है। तो ये हो गया, ये मिल गया आपको फेजर डायग्राम ऑफ द गिवन वोल्टेज वेवफॉर्म्स। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है?
Now suppose that two AC voltages are represented by V1t, which is 30 sine 314t plus 45 degree, V2t equal to 60 sine 314t plus 60 degree. Calculate the resultant Vt equal to V1t plus V2t. तो अब आपको रिजल्ट देखिए, वही सवाल आ गया जो मैंने आप लोगों को फेज़र जब शुरू किया तो मैंने बताया था कि साइन वेव को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड नहीं कर सकते. अब जब आपके पास में दोनों सेम फेज इन फेज़ हैं, दोनों वोल्टेजेस इन फेज़ हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते थे कि 90 साइन 314t प्लस जो भी उनका सेम फेज़ होता तो. लेकिन यहाँ पे फेज़ सेम नहीं है, फेज़ शिफ्टेड है वेव फॉर्म्स. तो अब आप इसको फेज़र से सॉल्व करेंगे. तो अब इसमें दो तरीके हैं. दूसरा तरीका आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके, लेकिन पहले समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो इसमें अगर आप पहले का फेज़ बनाएंगे, रेफरेंस मान लीजिए ये रेफरेंस एक्सिस हो गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब इससे 45 डिग्री पे V1 है. V1 इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है 30 और एंगल है 45 डिग्री या π/4 रेडियंस. और दूसरा है V2, ये एंगल 60 डिग्री पे, इसकी वैल्यू है 60 और एंगल है 60 डिग्रीज और π/3 रेडियंस. ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबके. अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है. देखिए बिल्कुल वही चीज़ है जो वेक्टर में आप करते थे. इसमें अगर आप इनके देखिए इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और ज़ीरो से ड्रॉ कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा. इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड जो है, हो सकता है आज मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. कैलकुलेटर यूज़ करके आप यूज़ करेंगे उसे, वो बहुत आसान है. लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आप करते हैं. यानी इन दोनों को अगर आप प्रोजेक्ट कर दें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो V1 का प्रोजेक्शन आप लेते हैं अगर एक्स एक्सिस पे, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, और V2 का प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये होता है V1 cos 45 डिग्रीज और ये मिलेगा आपको V2 cos 60 डिग्रीज. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 30 है, कौन सा एंगल 30 है? 30 नहीं है. देखिए ये हाँ ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. तो इनका प्रोजेक्शन जब आप लेंगे तो V1 cos 45 और V2 cos 60 लेंगे दूसरे का. इसका मतलब ये होगा कि जो रिजल्टेंट आ रहा है आएगा इन दोनों का सम, उसका जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होगा या जो पार्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा वो इन दोनों का सम होगा. ये सब आप पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में. यानी अगर हम ये कहते हैं कि उसको रिजल्टेंट को VR लिख देते हैं, स्मॉल VR, तो स्मॉल VR इज़ व्हाट, V1t प्लस V2t. और इसी आपने ये भी पढ़ा है वेक्टर में कि VRX इज़ V1x प्लस V2x एंड VRY इज़ V1y प्लस V2y. ये सब पढ़ रखा है आपने. तो अब हमने V1x निकाल लिया. ये क्या है? ये V1x है और ये V2x है. यानी एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है उनके उन या कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, उन कंपोनेंट्स को आप ऐड कर देंगे तो VRX मिल जाएगा आपको. इसको लिख लीजिए. चलिए VRX इज़ व्हाट, इज़ V1 cos 45 डिग्रीज प्लस V2 cos 60 डिग्रीज. फिर इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे निकाल लेंगे इनकी प्रोजेक्शन. तो V2 का प्रोजेक्शन होगा V2 sin 60 और V1 का प्रोजेक्शन होगा V1 sin 30. फिर वहाँ से आप ये कहेंगे कि VRY यानी रिजल्टेंट का जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है दैट वुड बी V1 sin. जी पूछिए. जी वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, cos 45 भी लिख सकते हैं. अगर आप cos के टर्म में लिखना चाहते हैं तो V1 cos 45 है
और V2 का हो जाएगा cos 30। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब VRX और VRX और VRY जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद में VR क्या हो जाएगा? अंडर रूट VRX स्क्वायर प्लस अंडर रूट VRY स्क्वायर। ठीक है। हाँ गुड, जो भी है, मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सॉल्व करवाऊँ यहाँ पे। यहाँ समझ में आ गया सबको? वेक्टर वही, देखिए वेक्टर ही बता रहा हूँ मैं आपको। फेज़र इनफैक्ट क्या है, फेज़र पे जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इन शॉर्ट वो फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला आता है इसी कॉन्सेप्ट से। जब आप उसको डिराइव करते हैं वो आता कहाँ से? वो यहीं से तो आता है। ठीक है, ये मैंने राइट फ्रॉम बेसिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि हो क्या रहा है। अब इसमें अच्छा एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल यानी वी आर एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा? ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे, ये रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। हाँ जो भी एंगल बनाएगा उस हाँ टेन से निकालेंगे आप। तो एंगल अगर आप इस एंगल को फाइव मान लें, फाइव वी आर मान लें, या जो भी आपको मानना है, फाइव वी आर मैं कह देता हूँ उसे। तो फाइव वी आर आपको कैसे मिलता है? टेन इनवर्स ऑफ VRY VRX ये होता है। ठीक है, ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसके बगैर आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे इन डेप्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर होगी? देखिए अब ये जो मैंने निकाला ना VR और VR, ये फेज़र इन्फॉर्मेशन निकाली या वेक्टर इन्फॉर्मेशन निकाली। तो अब आप इस इन्फॉर्मेशन से रिजल्टेंट का फेज़र शो कर सकते हैं या फेज़र फॉर्म शो कर सकते हैं। तो एक मेथड ये होता है, लेकिन ये मेथड बार बार अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो नेक्स्ट मेथड पोलर फॉर्म से हम यूज़ करेंगे। कार्टेशियन पोलर आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में कैसे, ये सब मैंने क्या किया है, ये सब कार्टेशियन और पोलर को शो किया है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म से आप कैसे रिजल्टेंट निकाल लें, एंगल कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे। और कैलकुलेटर से कैसे यानी वहाँ पे हम देखेंगे फेज़र सम, फेज़र डिफरेंस, फेज़र मल्टीप्लिकेशन, फेज़र डिवीजन, ये सब चीज़ें वहाँ अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको फेज़र सम करना था V1 प्लस V2, तो वो फ्यू स्टेप्स सॉल्यूशन है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा भी जाता है तो ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, आप दूसरा मेथड जो कैलकुलेटर यूज़ करके करते हैं उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? अच्छा मैं एक मिनट देख लेता हूँ कोई और चीज़ रहे तो नहीं गई इसमें। लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। चलिए मैंने समझा तो दिया आपको। यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म शो करके वोल्टेज करंट, पहला केस है इन फेज़, दूसरे में क्या है, दूसरे में आप ये कहेंगे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, क्योंकि करंट का पीक अपीयर हो रहा है वोल्टेज के पीक के बाद। इसमें करंट का पीक पहले आ रहा है वोल्टेज के पीक से पहले, इसीलिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। अब ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं लोड्स के हिसाब से, यानी रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव लोड होता है। चलिए नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सो क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। लैगिंग उसमें इंडक्टिव लोड में होता है। अब यहाँ अभी तक जितना आप लोगों ने देखा है आज, इसमें कुछ सवाल अगर आप लोगों को है तो पूछ लीजिए।